वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी द करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल एनालिसिस फॉर द हिंदू पेपर। आज हम देखेंगे इस सेशन में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और एडिटोरियल एनालिसिस द हिंदू पेपर का। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक तो कोरोना वायरस के लिए जो नया टेस्ट आया है फेलुडा, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद एक नया टैग दिया गया है बीचेस को, उसके बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। अच्छे एडिटोरियल है रिगार्डिंग नोबेल प्राइज़। सो बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें है। जो साथी हमारे नए जुड़े हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि नोटिफिकेशन उनको रेगुलरली टाइमली मिलते रहे। लेट्स स्टार्ट। क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़? पहली न्यूज़ है कोरोना से रिलेटेड। सो इन जनरल भी, और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खासकर इसको ध्यान देंगे। फेलुडा टेस्ट कोरोना वायरस के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है। ये एक पेपर स्ट्रिप टेस्ट है, जैसा कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसी के उस पे। क्या है ये डेवलप किया गया है दिल्ली बेस्ड CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के द्वारा। क्विकर एंड चीपर है। टेक्निकल टर्म्स क्या है? टेक्निकल टर्म्स ये है कि इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 96% है। क्या होता है सेंसिटिविटी? वो ये होता है कि कितने पॉजिटिव सैंपल आपने दिए उसमें से कितने पॉजिटिव आए। सो अगर 100% सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जितने भी सैंपल पॉजिटिव आने चाहिए थे वो सारे आए, और स्पेसिफिसिटी इसकी है 98%। कैसे होगा ये टेस्ट? इसमें सलाइवा या ब्लड का इस्तेमाल किया जाएगा, एक पेपर स्ट्रिप होगा। और क्या उसमें इंडिकेशन होगा? इंडिकेशन ये होगा कि उस पेपर पे अगर 2 लाइन जनरेट हो रही है, इसका मतलब कि पॉजिटिव रिजल्ट है, दैट मीन्स यू हैव कोरोना वायरस। और एक अगर लाइन आती है तो नेगेटिव रिजल्ट होगा। सो इट विल बी लाइक द प्रेगनेंसी टेस्ट, बट ये एक न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होगा एज कंपेयर टू प्रोटीन बेस्ड वन। सो दिस ये आपको समझ में आ गया कि ये फेलुडा टेस्ट है ये। इसके अलावा और कौन कौन सी टेस्टिंग टाइप है? इसके अलावा है RT-PCR टेस्ट था, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट था ये, जिसको 1.5 घंटा लगता था। रैपिड एंटीजन टेस्ट था, 30 से 40 मिनट लगता था। और ट्रू नेट टेस्ट, जिसको कि 60 मिनट्स लगता था। सो ये जो टेस्ट है 45 मिनट्स में ये रिजल्ट दे देगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, और इससे होपफुली जो टेस्टिंग है वो इंक्रीज़ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोरोना में मदद मिलेगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन के लिए डेवलपमेंट जो है वो एडवांस स्टेजेस में है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी वैक्सीन किन को दिया जाएगा सबसे पहले, तो उसके लिए जो रिस्क ऑफ एक्सपोजर है और ऑक्यूपेशन है उसको ध्यान में रखा जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग कोरोना, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दैट वी हैव सीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये है स्वामित्व। ये एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम में क्या होने वाला है कि जो आपके प्रॉपर्टी है उसको जो है लिस्ट डाउन किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है। इंपॉर्टेंट रिफॉर्म के तहत ड्रोन और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के तहत जो आपके फिजिकल एसेट्स हैं इन रूरल एरियाज, उनको मैप किया जाएगा। और डिजिटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स ये भी किया जाएगा, जिससे कि गांव में जो लोग रहते हैं उनको ईजिली उनकी कोई ज़मीन जो है हड़प ना सके और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स वो कम हो सके। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। डिजिटाइजेशन, हालांकि जो है रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन कई स्टेट्स में ऑलरेडी हो चुका है या एडवांस स्टेजेस में है, लेकिन ये ड्रोन और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मैपिंग करने की जो स्कीम है, इट्स रियली गुड स्कीम। सो ये आपको काफ़ी मदद देने वाली है गवर्नमेंट को एंड आम पब्लिक को भी। ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट न्यूज़? दिस इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में मुंबई में जो मेट्रो बन रहा था, वहाँ पे आरे फॉरेस्ट एरिया जो है, वहाँ पे मेट्रो कार शेड जो बनना था वो वहाँ से शिफ्ट कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने फैसला लिया है कि जो कार शेड है उसको वहाँ से वो शिफ्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट क्लियरेंस उसको नहीं मिली और अब उस शेड को शिफ्ट किया जा रहा है। सो दैट विल इम्पैक्ट द मेट्रो प्रोजेक्ट, बट कंसीडरिंग द एनवायरमेंट इम्पैक्ट उसको निर्णय लिया गया है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट न्यूज़? नाउ विल टॉक अबाउट द एडिटोरियल। एडिटोरियल में द फर्स्ट न्यूज़ विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट
इज आरबीआई लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू लास्ट वीक किया गया और उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो मेजर रेट्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे और जो स्टांस रहेगा वो एकोमोडेटिव स्टांस मीन्स ग्रोथ के लिए जो होगा उस पर नज़र रहेगी आरबीआई की एज़ कंपेयर टू इन्फ्लेशन। इंपॉर्टेंट और क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इस कमेटी में 3 नए एक्सटर्नल मेंबर्स आए हैं। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि ये 3 एक्सटर्नल मेंबर्स कौन कौन से हैं इसमें, और आप पढ़ेंगे। आप इसमें ये लिख सकते हैं, आप कमेंट में लिखिए कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं और कौन एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है और कौन चेंज होते हैं और कितने दिन में चेंज होते हैं। दैट यू हैव टू राइट। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था, कल का जो करंट अफेयर्स था उसमें आई हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट परसों अबाउट दिस कमेटी। नाउ इन दिस पर्टिकुलर रिव्यू, जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है, उस रिव्यू में आरबीआई इज सेइंग दैट एज ऑफ नाउ दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ग्रोथ। इन्फ्लेशन मतलब जो महंगाई है उसके कंपैरिजन में दे आर कंसिडरिंग, दे आर हैविंग अकोमोडेटिव स्टांस एंड फोकसिंग ऑन दैट। आरबीआई गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेशन है इस टाइम पे वो एक ट्रांजिएंट फिनोमेना है और जैसे जैसे हमारा ग्रोथ विल बी बैक ऑन द ट्रैक, सो वी विल सी द इन्फ्लेशन ऑल्सो गोइंग डाउन। अभी क्या पोजीशन है? अभी पोजीशन ये है कि जो Q1 है, जो Q1 था, उसमें इंडियन इकोनॉमी 23.9% कॉन्ट्रैक्ट हुई थी और उसके बाद में स्लाइट रिकवरी ये एस्टिमेट किया जा रहा है दैट वी आर गोइंग टू सी अ स्लाइट रिकवरी इन जो कमिंग क्वार्टर्स हैं उसमें, और फुल ईयर कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो 9.5%। मतलब फर्स्ट क्वार्टर में 23.9% कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इकोनॉमी हमारी कम हुई है, लेकिन ओवरऑल जो नेक्स्ट क्वार्टर्स हैं इसमें वी आर गोइंग टू सी द ग्रोथ इन इकोनॉमी बिकॉज कोरोना में अनलॉकडाउन हो चुका है, काफ़ी बिजनेसेस ऑलरेडी दे आर रनिंग, और जो अभी नया अनलॉकडाउन हुआ है उसमें मूवी थिएटर्स, मॉल्स वगैरह वो भी फुल्ली एक्टिव होने जा रहे हैं। सो जो रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स है वी आर गोइंग टू सी द ग्रोथ। एंड इन्फ्लेशन में भी ये कहा है कि इन्फ्लेशन जो है एज ऑफ नाउ जो हमारा इन्फ्लेशन है जो हम आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उसके काफ़ी ऊपर है, बट एज ऑफ नाउ फोकस रहेगा ग्रोथ पे, और ग्रोथ के बाद में बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर द आरबीआई इज होपिंग दैट इकोनॉमी विल बी बैक ऑन द ट्रैक। सो दैट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स, आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू था। एंड इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ही पूछा है आरबीआई से रिलेटेड, देन आप उसको कमेंट में जरूर लिखिए उसका आंसर। नाउ दिस इज रिगार्डिंग द नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज अल्फ्रेड नोबेल इनकी लेगेसी है, क्या है इसमें? ये कहते हैं कि जो राइटर हैं इस आर्टिकल के, व्हाट ही इज सेइंग दैट ये जो बनाया गया था नोबेल पीस प्राइज, इट वाज फॉर डिफरेंट कॉजेस। क्या क्या कॉज थे? लाइक एबॉलिशन ऑफ लैंड माइंस एंड न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स, टू एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सभी मुद्दों पे जो काम करते थे उनको पीस प्राइज़ दिया जाता था। इस साल पीस प्राइज़ जो दिया गया है वो किस लिए दिया गया है? वो दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये यूएन सिस्टम का पार्ट है, उसको दिया हुआ है। और इसको दिया है जो भूखमरी है, जो हंगर है, उसके खिलाफ लड़ाई में कौन से एरियाज़ में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और डिज़ास्टर जहाँ पे आते हैं, अर्थक्वेक है या सुनामी है, ऐसे एरियाज़ में भूखमरी की जो प्रॉब्लम है, हंगर की, उससे लड़ने के लिए दिया गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, दे हैव प्लेड अ लाइफ सेविंग रोल, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है पैंडेमिक कोरोना के दौरान में, और साथ ही साथ यमन में जो गृह युद्ध टाइप सिचुएशन है, कॉन्गो में, नाइजीरिया, साउथ सूडान, बुर्किना फासो, यहाँ पे इंटरनल इश्यूज़ हैं, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ बने रहते हैं। ऐसे एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू हंगर या भुखमरी से संबंधित, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में, इन सेंस ऑफ प्रोवाइडिंग एड्स एंड फूड पैकेट्स टू द पीपल हु वेर अफेक्टेड। तो इसीलिए उनको ये दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जब ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क ये करते हैं तो उनको फंड की आवश्यकता पड़ती है। अभी ये एस्टिमेट ये है कि अभी फंडिंग गैप है 4 बिलियन का ऑलमोस्ट फंडिंग गैप है, जितना लोगों की मदद करने के लिए चाहिए, एंड व्हाट WFP हैज़ एज ऑफ नाउ। सो उसके लिए जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनको उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसा राइटर का मानना है।
Now he is also saying, the writer is saying that World Food Program it can help into furthering the जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG जो है उनको फर्दर करने में। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 वो है अचीविंग जीरो हंगर बाय 2030, मतलब पूरे विश्व में भूखमरी को ख़त्म कर देना 2030 तक। ये एक इसका इंपॉर्टेंट टारगेट था। और साथ ही साथ ऐसे कई एरियाज़ हैं अभी भी, चाहे अफ्रीका का एरिया हो या मिडिल ईस्ट का एरिया हो, सीरिया का एरिया हो, जहाँ पे कि ये इश्यूज़ हैं बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और गृह युद्ध जैसी जहाँ सिचुएशन है वहाँ पे इशू ये रहेगा। सो राइटर इज सेइंग जो ये पीस प्राइज़ दिया गया है वो काफ़ी सही दिया गया है, सही व्यक्ति को दिया गया है। नाउ माय क्वेश्चन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? दैट यू राइट इन द कमेंट। आप कमेंट में लिखिए कि SDG जो है सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स वो क्या है और कितने कब ये डिसाइड किए गए थे और क्या गोल्स हैं इसमें। सो यू राइट इन टू द कमेंट्स। नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं इट्स रिलेटेड टू कोरोना वायरस, उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया तो हम ज़्यादा उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये आर्टिकल में सिर्फ इतना है कि कोरोना है, कोरोना में वैक्सीन्स पे काम चल रहा है। मैक्सिमम जो वैक्सीन्स हैं दे आर इन फेज़ 3, सो दैट वी ऑलरेडी नो कि फेज़ 3 में काम कर रहे हैं। कई सारे जो है यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट है और डॉक्टर रेड्डी है, दे आर ऑलरेडी डूइंग पार्टिसिपेशन और कोलैबोरेशन विद द फॉरेन वैक्सीन मेकर्स, सो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट वन। ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल में ये बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के नाम पे किस तरीके से फ्रॉड योजना बना के, फ्रॉड स्कीम्स बना के लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। राइटर्स जो हैं, ये जो राइटर है इसमें राकेश एंड अखिल मोथे ये काम करते हैं। ये इनकी एक इनिशिएटिव है फैक्ट चेकिंग इनिशिएटिव फैक्टली, और फैक्टली के साथ में ये काम करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के नाम पे बहुत सारी फ्रॉड योजनाएं, फर्जी योजनाएं चलाई जाती हैं और इनका सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार किया जाता है। ये योजनाएं, ये स्कीम्स होती हैं, गलत होती है, लोगों को फंसाने के लिए होती है और लोगों को पैसा जो है लूटने के लिए होती है। ये एग्जांपल देते हैं जैसे PM किसान ट्रैक्टर योजना, PM स्कूटी योजना, फ्री लैपटॉप स्कीम, प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना, प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना। तो ये सभी योजनाएं जो हैं ये सोशल मीडिया पे, अखबारों के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये योजनाएं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऐसी कोई योजनाएं नहीं है गवर्नमेंट की, लेकिन लोगों को ये भ्रम में लाके उनसे पैसा वसूल लेते हैं। ये कहते हैं कि PM स्कूटी योजना लॉन्च हुई है, गवर्नमेंट जो है आप सेलेक्ट हुए हो PM स्कूटी योजना के लिए क्योंकि आपका जो इनकम है या जो भी रीज़न देके, और फिर जब आप इसमें इंटरेस्ट दिखाते हो तो ये आपको कहते हैं कि गवर्नमेंट को प्रोसेसिंग फ़ी आप जमा कर दीजिए 5,000 का कागज़ कंप्लीट करने के लिए, और फिर वो पैसा ले लेते हैं और फिर वो कंपनीज जो होती है दे जस्ट डिसअपीयर, जो गायब हो जाते हैं। सो इसके बारे में लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं। दूसरा ये अवेयर कर रहे हैं कि आज की डेट में आपकी इन्फॉर्मेशन बेच के भी लोग पैसा कमाते हैं। मतलब आपके बैंक डिटेल, आधार कार्ड ऐसे दूसरी कंपनीज़ को बेच देते हैं और उससे उनको पैसा मिल जाता है। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन आप ऐसे लोगों को दे देंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन को वो गलत इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद वो राइटर्स जो है अलग अलग एग्जांपल्स दे रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को ऑफलाइन मोड में भी ये फ्रॉड किया जा रहा है, एंड सोशल मीडिया पे तो ये प्रॉब्लम है ही। सो दैट इज़ वन थिंग। और फिर ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाए। ये टैकल करने का तरीका बता रहे हैं कि नेशनल हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर एक हेल्पलाइन वो जारी करना चाहिए और उसके थ्रू अवेयर करना चाहिए लोगों को, अगर जब प्रॉब्लम होती है तो अवेयर करना चाहिए। सो दैट इज़ गुड इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है ये। नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग आर्मेनिया और अज़रबैजान में जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में। नाउ आर्मेनिया एंड अज़रबैजान की लड़ाई के बारे में आपको डिटेल समझना है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पर डाला हुआ है आर्मेनिया अज़रबैजान वॉर के बारे में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने पूरा बैकग्राउंड बताया है, क्यों ये लड़ाई हो रही है, क्या उसका बैकग्राउंड है। ये आर्टिकल ये कहता है कि किस तरीके से ये लड़ाई ख़त्म होगी। तो ये कह रहे हैं कि एक मैड्रिड प्रिंसिपल है, मैड्रिड प्रिंसिपल के आधार पर अगर काम किया जाए तो ये लड़ाई ख़त्म हो सकती है। ये प्रिंसिपल ये बता रहे हैं कि पहले भी 1994 में भी जब ये आज़ाद हुए थे USSR से, दोनों ही कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट कंट्री बने, तभी से
ये नागोर्नो काराबाख का जो इस डिस्प्यूट है वो चला आ रहा है। उसके बाद 94 में सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद में मिन्स्क ग्रुप बने थे और ओएससी ग्रुप बना था। को चेयर किया था इसको रशिया, फ्रांस और यूएस ने। और उस समय एक प्रिंसिपल लागू किया गया था। इस प्रिंसिपल में ये था कि यूज़ ऑफ फोर्स नहीं करेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स दिए गए थे। और मैड्रिड प्रिंसिपल में ये मेंशन था कि जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं उसके भी फोर्सेस वो वहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे, हालांकि वो हुआ नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डिसाइड किए गए थे जब 94 में सीज फायर डिक्लेयर हुआ था, तब मैड्रिड प्रिंसिपल से लागू किया गया था। अभी उन्हीं प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट बोथ द कंट्रीज आर वर्किंग, दैट्स व्हाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और अगर उन प्रिंसिपल्स पे जाएंगे कि जो बातचीत के माध्यम से कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट करना है, देन इट मे हेल्प। राइटर और ये कह रहे हैं कि अभी इस टाइम पे जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी बिगर पावर्स हैं, वो भी इसमें जो है मीडिएट नहीं कर पा रही है ठीक ढंग से। टर्की इज़ टेकिंग साइड ऑफ अज़रबैजान। टर्की के जो रिलेशंस हैं वो अज़रबैजान से अच्छे हैं, सो इट्स टेकिंग साइड। और फ्रांस ने ये भी आरोप लगाया है कि जो सीरियन फाइटर्स हैं, टर्की इज सेंडिंग सीरियन फाइटर्स टू अज़रबैजान टू फाइट अगेंस्ट आर्मेनिया। सो दैट इज़ वन फैक्ट। इसके अलावा यूएस का भी इस टाइम पे यूएस इज़ मोर इंटरेस्टेड इन देयर ओन इंटरनल पॉलिटिक्स। तो यूएस में इलेक्शन है, सो यूएस इज़ ऑल्सो नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट इन दिस। जो नेक्स्ट पार्ट है, राइटर इज सेइंग दैट ये जो एरिया है आर्मेनिया अज़रबैजान का, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ऑयल एंड गैस सप्लाईज का। कैस्पियन सी है उसी एरिया में, सो वहाँ से काफ़ी ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेस है, सो काफ़ी पाइप्स भी वहाँ से जाते हैं। तो वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस सप्लाई एंड टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। सो व्हाट राइटर इज सेइंग इज़ दैट इट नीड्स टू बी टैकल्ड स्विफ्टली, ये वॉर को टैकल करना चाहिए एंड देन इट शुड बी एंडेड एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट्स रिगार्डिंग आर्मेनिया अज़रबैजान। हिस्ट्री मैंने बताया, आप इस चैनल पे मेरा ऑलरेडी वीडियो है, आप उसको देखिए, सो यू विल गेट टू नो ऑल दी रीजन्स। नाउ this is regarding the special branch which has been constituted for hearing the trial against the MLAs. सो केरला में ये कदम उठाया गया है कि जो भी केसेस हैं, जो लेजिस्लेचर्स हैं, उनके खिलाफ जो भी केसेस हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा और 1 साल के अंदर उनको ख़त्म किया जाएगा। ना ये बार बार क्वेश्चंस आता है, चाहे यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन हो या इन जनरल भी, द टॉपिक इज़ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन है उसके ऊपर। सो दिस इज़ वेरी गुड एग्जांपल कि किस तरीके से कोर्ट ने टेकन कॉग्निजेंस और हाई कोर्ट ऑफ जो केरला हाई कोर्ट है, उन्होंने ये कहा है कि 1 साल के अंदर जितने भी केसेस उनके लेजिस्लेचर्स, मतलब जो विधायक हैं या जो जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं, उनके खिलाफ जो भी क्रिमिनल केसेस है उनकी सुनवाई करेंगे और सुनवाई करने के बाद में जो भी उसमें होगा, बरी होना का बरी, नहीं तो सज़ा होने की तो सज़ा की जाएगी। सो दैट इज़ गुड पॉइंट। ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ के अपने नोट में इसको रख सकते हैं कि किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इसको ट्वीट भी किया है। दिस इज़ रिगार्डिंग ब्लू फ्लैग टैग। 2 बीचेस हैं, कासरगोड का और पाडुबिद्री जो है उडुपी के पास में, इन दोनों को ब्लू फ्लैग टैग मिला है। किन के द्वारा मिला है? ये मिला है इंटरनेशनल एजेंसी है, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क, इसके द्वारा दिया गया है। ब्लू फ्लैग टैग क्या होता है? ब्लू फ्लैग टैग होता है ऐसे बीचेस जो एक इको टूरिज़्म मॉडल को फॉलो करते हों। इसमें हाइजीन का ध्यान रखा जाए, क्लीननेस का ध्यान रखा जाए, फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ हो पूरी, सेफ़ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ उस एरिया को ध्यान दिया जाए। ये एक सर्टिफिकेशन है जो डेनमार्क बेस्ड इस एजेंसी के द्वारा इशू किया जाता है और 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया के ऊपर, जिसमें कि 4 मेजर हेड हैं: एनवायरमेंटल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, बाथिंग, वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज जो बीचेस पे हैं, उनको अगर वो सभी में अगर स्कोर करते हैं देन ओनली यू गेट दिस ब्लू फ्लैग टैग।
सो कासरगोड एंड पादुबिद्री जो है इनको ये मिला है, और इनकी ये खासियत ये है कि ये दोनों बीचेस पे ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, डिसेबल्ड फ्रेंडली इक्विपमेंट है, एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, वॉशरूम है, चेंजिंग रूम है, बाथिंग फैसिलिटी है. सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन. सो हम आप सभी को मालूम है कि हमारे जो पीएम है उनका बहुत ध्यान रहता है, ही फोकसेस अ लॉट ऑन सैनिटेशन एंड हाइजीन. सो इसमें उनके गवर्नमेंट के एफर्ट से ये चीज़ अचीव की गई है. सो दैट्स गुड न्यूज़. उम्मीद करेंगे कि बाकी और भी बीचेस इस कैटेगरी में हमारे आए. ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट इज आरटीआई. नाउ ये रिलेटेड है आरटीआई से. इसमें यह है कि आरटीआई जो 2005 में पास हुआ था वो उसको 15 साल हो चुके हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू यूपीएससी और एनी एग्ज़ाम. इसमें क्या है, कुछ फैक्ट्स हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा. 15 साल हो गए आरटीआई को, 2005 में लागू हुआ था. आज ये स्थिति ये है कि 2.2 लाख केसेस आर पेंडिंग. कहाँ पे पेंडिंग है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में. सो आपको मालूम है कि इसका अपेलेट अथॉरिटी होती है, आप अपील कर सकते हैं. राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको एम्पावर करता है कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर वो प्रतिबंधित नहीं है तो यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन. ओके, नाउ अगर वो आप में उसमें प्रॉब्लम है देन यू कैन अपील. सो फाइनल अपील अथॉरिटी है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. नाउ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में प्रॉब्लम ये है कि अगस्त के बाद में कोई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट नहीं है. सो दैट्स द वन प्रॉब्लम. उसके बाद पेंडेंसी बहुत सारी है. पेंडेंसी है, हाइजेस्ट नंबर ऑफ केसेस महाराष्ट्र में है पेंडिंग, 59,000 केसेस यूपी में है एंड सीआईसी के पास में है. ओके, सो दिस इज़ वन थिंग. दूसरी ये प्रॉब्लम ये बता रहे हैं कि जो इसमें अगर डिफ़ॉल्ट होता है, सो देर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ पेनल्टी ऑन द जो डिफ़ॉल्टिंग एजेंसी है या ऑफिसर है उसका, बट दैट इज़ नॉट बीइंग डन. रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन कीप दिस आर्टिकल. ये आर्टिकल में बहुत सारा डेटा है. आई विल सजेस्ट कि आप ये इसको अगर आप इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम देन ये जो डेटा है इसको आप रख लीजिए, सेव कर लीजिए एंड और राइट इट इन योर नोट्स. बट मोर और लेस it's saying that after 15 years the RTI has the problem in sense of the pendency of the cases. और वो क्यों है? बिकॉज जो कोरम है, जितने कमिश्नर्स होने चाहिए या जितने लोग होने चाहिए उसको सर्व करने के लिए कमीशन को उतने की अपॉइंटमेंट नहीं है. सो दे आर सर्टन इशूज़, आप उसको रखिएगा. नाउ दिस इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन. इंटरनेशनल रिलेशन में चाइना एंड ईरान, वी ऑल नो चाइना एंड ईरान हैज़ वेरी क्लोज रिलेशंस. और ईरान पे डिफरेंट सैंक्शन होने के बाद में यूएस एंड वेस्टर्न वर्ल्ड के बाद ईरान हैज़ बिकम वेरी क्लोजर टू चाइना. नाउ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है वांग वाई, उनकी मीटिंग हुई है जो ईरानियन काउंटर पार्ट है उनसे तेहरान में. सो व्हाट दे आर ही सेइंग, जो ईरान के साथ 2015 न्यूक्लियर डील हुई थी विद वर्ल्ड पावर्स के साथ में, उसको रीअफर्म किया है चाइना ने कि दैट चाइना स्टैंड्स विद ईरान इन फॉर दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियर डील. दूसरा, ईरान जो है ऑलरेडी टेंशन्स बनी रहती है मिडिल ईस्ट में. सऊदी अरेबिया उसका काउंटर है. सऊदी अरेबिया जो है उसका अपोजिंग फोर्स है. और पूरे मिडिल ईस्ट में जहाँ पे वॉर है यमन में और बाकी इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पे ईरान हैज़ seeks support from China. So China has reiterated कि that वो लोग ईरान के साथ में है. ऑब्वियसली यहाँ पे मेजर इशू ये है कि भारत और ईरान के भी अच्छे संबंध रहे हैं. सो अगर चाइना जो है कोशिश कर रहा कि अपना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तहत ईरान में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ओवरटेक करे और वहाँ पे कंट्रीब्यूट करे. जैसे एक पोर्ट था अभी, उस पे इंडिया चाहता था उस पोर्ट को बनाना, लेकिन चाइना को वो मिला है. हालांकि ईरान ने कहा है कि इंडिया कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दैट. सो ये इंडिया का इंटरेस्ट है, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है ईरान में. सो इंडिया हैव टू कीप अ चेक एंड कीप एन आई ऑन व्हाट चाइना इज़ डूइंग इन द नियर इंडियन ओशियन. सो दैट्स रिगार्डिंग दैट. ये है अजरबैजान और आर्मेनिया से रिलेटेड. ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया है कि यहाँ पे इश्यूज चल रहा है और जो पीस है वो वहाँ पे नहीं सेटल हो रहा है. दिस इज रिगार्डिंग चाइना एंड श्रीलंका. नाउ श्रीलंका इज ऑल्सो अवर नेबर एंड इंडिया एंड श्रीलंका के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं अब तक. बट यहाँ पे भी चाइना जो है अपनी पैंठ बढ़ा रहा है. चाइना इज इंट्रूडिंग इन टू दैट पर्टिकुलर एरिया ऑल्सो. दिक्कत क्या है, इंडियन ओशियन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है श्रीलंका.
व्हाट चाइना इज़ डूइंग, दैट चाइना हैज़ ऑफर्ड 90 मिलियन ग्रांट टू श्रीलंका। अभी रिसेंटली जो एक डेलीगेशन गया था चाइना से श्रीलंका में, और उसके बाद में 90 मिलियन ऑफर किया गया है। इससे पहले भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना जो है सी पोर्ट, एयरपोर्ट, पोर्ट सिटीज़, हाईवेज वगैरह सब वहाँ पे बना रहा है। कहाँ पे? श्रीलंका में। 2017 में चाइनीज़ बिल्ट पोर्ट एक जो था उसको श्रीलंका ने 99 ईयर की लीज पे दे दिया। किसको दे दिया? चाइनीज़ कंपनी को ही। सो इट्स लाइक चाइना ने पोर्ट बनाया वहाँ पे, बंदरगाह बनाया, और उसको क्योंकि वो तो उधार पे बनाया। अब श्रीलंका उस उधार को पे नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया कि एक चाइनीज़ कंपनी को 99 ईयर्स के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया कि आप उसको रन करिए। सो हुआ क्या? हुआ ये कि वो पूरा एरिया उन्होंने चाइना को बेच दिया 100 साल के लिए। ठीक है, इट्स ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि चाइना, बेजिंग जो है, चाइना है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप कर रहा है, लेकिन लोन इतना कर दे रहा है कि वो कंट्रीज़ जो हैं लोन चुका नहीं पा रही है, और उसके बदले में उसको गिरवी रखना पड़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। प्रॉब्लम ये सबसे इंडिया को है, बिकॉज इंडिया के ये क्लोजेस्ट नेबर्स हैं और एलाइज है, और इंडियन ओशियन में चाइना जो है अपनी पैंठ बना रहा है, जो इंसर्कल कर रहा है इंडिया को। वैसे ही मालदीव्स के साथ में है, बांग्लादेश के साथ में है, नेपाल और पाकिस्तान सबके साथ में चाइना ये स्ट्रेटजी अपना रहा है। सो दैट्स वाई इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी एंड डिफेंस स्ट्रेटजी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत को ये बिल्कुल ध्यान में रहे, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको अवेयर करे कि किस तरीके से चाइना जो है फंड देने के बाद में उन पे इतना उधार कर दे रहा है कि वो उसके ऑलमोस्ट इम्पेरियलिज्म की टाइप का सिचुएशन हो जा रही है। So that's part of China श्रीलंका। Now another news is regarding South Korea and North Korea। साउथ कोरिया ने ये कहा है नॉर्थ कोरिया को कि जो पहले जो कमिटमेंट की गई है दोनों के बीच में, पीस ट्रीटी हुआ है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था डिसआर्मामेंट का, उसको नॉर्थ कोरिया को फॉलो करना चाहिए। हुआ क्या है? नॉर्थ कोरिया में 75th बर्थडे ऑफ इट्स रूलिंग पार्टी वो मनाया गया, और उसके दौरान में जो वेपन डिस्प्ले किए गए, उस वेपन डिस्प्ले में बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थे, ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनका भी डिस्प्ले किया गया। सो साउथ कोरिया इसमें पर्टर्ब्ड है बिकॉज ऑफ जो आर्मामेंट कंटिन्यूसली नॉर्थ कोरिया में हो रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग, एंड काफ़ी समय से दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। हालांकि ये भी जो राइटर है ये भी कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया ने इसमें मैच्योरिटी दिखाई है, एंड फर्दर जो इसमें कोई भी न्यूक्लियर फील्ड में या फर्दर आर्मामेंट में कोई स्टेप नहीं उठाया है। बट आफ्टर द US इलेक्शन इट्स बीइंग प्रेडिक्टेड कि US में इलेक्शन हो जाने के बाद में नॉर्थ कोरिया फिर से जो है न्यूक्लियर जो वॉरहेड है उस पर काम शुरू कर देगा। सो ये एक डिस्प्यूट बना हुआ है साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में। इंटरनेशनल रिलेशन में अगली न्यूज़ है बेलारूस से। बेलारूस में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि लुकाशेंको जो उसके इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट, 25 साल जिनको हो चुका है ऑलरेडी इन पावर, उनके खिलाफ जो उनके अपोजिशन है, जो उनके अपोजिशन में खड़े हुए थे, उन्होंने कहा है कि जो ये पूरा इलेक्शन है ये पूरा रिग्ड इलेक्शन था, और री इलेक्शन की बात कही थी, और ये भी कहा था कि लुकाशेंको शुड स्टेप डाउन। सो वहाँ पे लुकाशेंको के खिलाफ में प्रोटेस्ट जारी है। वी विल हैव टू सी कि उसमें क्या होता है। दैट्स रिलेटेड टू बेलारूस। नाउ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। ये है कि अमेरिका इज़ शोइंग इंटरेस्ट इन बांग्लादेश। मैंने अभी आपको बताया कि चाइना किस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जितना भी भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इंट्रूड कर रहा है। तो बांग्लादेश के साथ भी उन्होंने डील किया है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो US इज़ अलर्टेड नाउ, और US के जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है स्टीफन बैगुन, वो विजिट कर रहे हैं ढाका 14 से 16 अक्टूबर के बीच में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो डिप्टी सेक्रेटरी है बांग्लादेश से सीधा इंडिया आएंगे, इंडिया में भी वो आने वाले हैं, और 2+2 जो डायलॉग होने जा रहा है अक्टूबर एंड में दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। सो बांग्लादेश में भी विज़न ये रहेगा कि पीसफुल इंडो पैसिफिक एरिया, मतलब जो इंडियन ओशियन है और पैसिफिक ओशियन है, जो जापान और चाइना का जो एरिया है, इस पूरे एरिया में
जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है किसी भी कंट्री का हर्ट ना हो, उसको लेके बांग्लादेश से भी बात करेंगे, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में आता है बांग्लादेश और उस रूट पे एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। सो एक हाई लेवल विजिट होने जा रही है बांग्लादेश के साथ में भी। सो ये सभी दोनों ही पावर्स, चाहे चाइना हो और चाहे अमेरिका हो, ये एक तरीके से एनसर्कल या फिर अपने जो अलाइज हैं उनको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सो नाउ चाइना हैज़ टेकन द स्टेप ऑफ टेकिंग बांग्लादेश इनटू इट्स टीम, तो अमेरिका ने भी अब अपनी जो डिप्लोमेसी है वो तेज कर दी है। सो दैट इज़ रिगार्डिंग द इंटरनेशनल अफेयर्स। बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये मुझे दिखा है, मैं आपको बता दूं, ये है IMF इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म। ये क्या करता है, ये इंश्योरेंस फ्रॉम इंटरमीडियरी जो है उनसे खरीदता है, और IMF जो है इस सेल्स इंश्योरेंस सेल करता है, और बाकी भी प्रोडक्ट है, नेशनल पेंशन स्कीम्स वगैरह ये भी। एंड देन देयर इज़ IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है। आप कमेंट में लिखिएगा कि IRDAI जो है ये क्या करता है और इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक के सेंस में। सो आप IRDAI के बारे में कमेंट्स में लिखिएगा कि IRDAI क्या है और क्या इसका फंक्शनिंग है। सो दैट्स ऑल। मेंस के क्वेश्चंस, ये जो मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसी को ट्रीट करिए, इसी का आंसर्स आप कमेंट में लिखिए। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज के पेपर में थी। इफ़ यू सी, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक्स से हो, चाहे पॉलिटिक्स से हो, आई होप कि आपको ये सारा जो टॉपिक्स है वो समझ में आया होगा। और एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आई विल एक्सपेक्ट कि ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने नोट्स में ज़रूर डाल लेंगे, क्योंकि उसको बिल्डअप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स रिगार्डिंग इंडिया, चाइना, श्रीलंका, तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी आपके नोट्स में। और इस तरीके से जो 6 महीने 8 महीने आप जो प्रिपेयर करेंगे नोट्स, उनको बाद में आप रिवाइज़ कर लेंगे। और फिर मान लीजिए क्वेश्चन आता है भारत चाइना, भारत श्रीलंका संबंध पे, या चाइना श्रीलंका के ऊपर, तो आप ये सारे पॉइंट्स जो आपने 6 महीने 8 महीने इकट्ठा किया होगा, तो वो सब पॉइंट्स आप शॉर्ट्स में लिख सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल एनालिसिस। और जो भी हमारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बाकी लोग वीडियो पे कमेंट, लाइक और शेयर करेंगे। कमेंट्स ज़रूर लिखेंगे जिससे कि आइडिया लगे कि क्या आपके व्यूज़ हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। दैट्स ऑल। थैंक यू, गुड बाय।